राज्यों की डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सुबह के 7:30 बज चुके और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं होने का सच स्वीकारने के बाद विदेश मंत्रालय का बयान। भारत कनाडा संबंधों के नुकसान की जिम्मेदारी केवल प्रधानमंत्री ट्रूडो की। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में होंगे शामिल। सभा को करेंगे संबोधित। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के समारोह में भी लेंगे भाग। आज पंचकुला में शपथ लेगी हरियाणा की नायब सरकार। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे शामिल। चंडीगढ़ में आज एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बड़ी बैठक। पीएम मोदी की मौजूदगी में होगी बैठक। नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। केंद्र सरकार ने दाखिल किया था हलफनामा। और इन बड़ी सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जी हां, ये खबर है भारत कनाडा संबंधों से जुड़ी हुई, जहां कनाडा के पीएम ट्रूडो का कबूलनामा सामने आ चुका है। जी हां, निज्जर मामले में नहीं दिए भारत को कोई ठोस सबूत, ये कहना है ट्रूडो का। ट्रूडो ने साथ ही कहा है कि निज्जर मामले में केवल थी सिर्फ और सिर्फ खुफिया जानकारी। ट्रूडो के इस बयान के बाद भारत ने दिखाई है सख्ती। विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा है कि रिश्ते बिगाड़ने की जिम्मेदारी केवल जस्टिन ट्रूडो की है, यानी कनाडा के प्रधानमंत्री की ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह कबूलनामा किया है कि उनको कोई भी ठोस सबूत नहीं थे भारत के खिलाफ। सिर्फ और सिर्फ खुफिया जानकारी के बलबूते पे वो भारत पर लगा रहे थे आरोप। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जांच आयोग के समक्ष गवाही पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आज हमने जो सुना वह हमारे लगातार रुख की पुष्टि करता है। हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय ने साथ ही कहा कि इस अभद्र व्यवहार से भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ही है। तो आपको बता दें कि ट्रूडो की गवाही पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी केवल और केवल जिम्मेदारी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बनती है। विदेश मंत्रालय का ये बयान आया और उससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कबूल लिया है एक जांच में, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ उन्हें खुफिया जानकारी थी, कोई ठोस सबूत नहीं थे। हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है मेघना देव। सीधा रुख करते हैं मेघना का। मेघना, आखिरकार कहीं भारत की बात हुई सच और कनाडा ने कबूला कि कोई ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन विदेश मंत्रालय ने आखिर में कहा कि अब क्या, क्योंकि भारत कनाडा के संबंध तो तलख चल रहे हैं, तनाव चल रहा है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कनाडा के प्रधानमंत्री की बनती है। बिल्कुल, देखिए, ये जिस तरीके से भारत लगातार इस बात को कह रहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो भारत को सबूत दिया जाए और भारत पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा, लेकिन लगातार अब बार बार सबूत मांगने के बावजूद कनाडा की तरफ से कोई भी सबूत नहीं दिया गया। उल्टा ये कहा गया कि जो हमारे हाई कमिश्नर है और इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन में पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर हम देखें तो अब एक बहुत ही मेजर एम्बैरेसमेंट है कैनेडियन सरकार के लिए कि अब वो कबूल रहे हैं कि हमने ये इंटेलिजेंस के बलबूते पर किया, हमने एविडेंस के बलबूते पर ये इल्जाम नहीं लगाए हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और वो खुद के ही जो
कहानी जो कनाडा की सरकार ने बनाई थी, जिसे MEA ने भी कहा है ये कॉन्कॉक्टेड वर्जन है, कॉन्कॉक्टेड एलिगेशन है। तो ये जो मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी उसको खुद ही कनाडा की सरकार एक्सपोज करती हुई नजर आ रही है कि कैसे उन लोगों ने बिना किसी एविडेंस के एलिगेशंस लगाए, वो भी इंडियन डिप्लोमेट्स पे, सीनियर डिप्लोमेट्स पे, हाई कमिश्नर पर एलिगेशन इस तरीके के लगाए गए। और उसके साथ ही ना केवल एलिगेशन लगाए हैं बल्कि भारत के लगातार सबूत मांगने के बावजूद असर्शन दिया है, लेकिन कोई भी सबूत शेयर नहीं किया, कोई भी हार्ड एविडेंस भारत के साथ शेयर नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से बिना किसी सबूत के बार बार भारत के नाम को खराब करने के लिए, केवल राजनीतिक फायदे के लिए भारत के नाम को खराब करने के इस पूरे षड्यंत्र का एक तरीके से पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ मेघना, हमने देखा कि बीते जो दिनों भारत ने एक कड़ा फैसला भी लिया, अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का भी घोषणा की गई। साथ ही साथ उनको बोला गया कि कनाडा की तरफ से जो उनको सुरक्षा प्रदान करी जा रही है वो पूरी तरीके से उपयुक्त नहीं है। ऐसे में अब ट्रूडो का ये कबूलनामा और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय का ये कहना कि अब जो नुकसान भारत कनाडा के संबंध को हो चुका है उसका क्या? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि अब जिस स्थिति पर भारत और कनाडा के संबंध हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं डेड के आसार पर है। बेहद ही खराब स्थिति में भारत और कनाडा के संबंध हैं इस समय पर, वो भी केवल इसलिए क्योंकि बिना पुख्ता सबूत के, केवल इंटेलिजेंस के आधार पर लगातार कनाडा की सरकार, लगातार प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। और उसके साथ ही ना केवल ये बल्कि राजनयिकों पर भी इल्जाम लगाए जा रहे थे कि वो जिन लोगों का मर्डर करवाना है उनके इंटेलिजेंस दे रहे थे और उनके इंटेलिजेंस को इकट्ठा किया जा रहा था। तो क्या ये एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की, एक रिस्पॉन्सिबल नेतृत्व का क्या ये रवैया होना चाहिए कि केवल इंटेलिजेंस के नाम पर इतने बड़े डेमोक्रेसी को अगर आप एलिगेशंस लगाते हैं और इतने सीनियर डिप्लोमेट्स के ऊपर आप एलिगेशंस लगाते हैं, तो बेशक एक बहुत ही बड़ा अगर हम देखें तो या तो ये पूरी तरीके से एजेंडे के तहत किया गया है या तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी कही जाएगी कनाडा की तरफ से। लेकिन उसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि भारत ने भी सोमवार को अपने स्टेटमेंट में कनाडा को एक्सपोज किया, ये कहते हुए कि आपके जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस तरीके के एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट एजेंडा चलाने वाले लोगों के साथ संलिप्त है। ना केवल ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं पिछले 1 साल से लगातार उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। भारत के कम्युनिटी लीडर्स जो कनाडा में हैं उन्हें लगातार डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेते हुए अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया। ये ठीक मेघना, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत हमेशा कहता आ रहा और कनाडा ने हमेशा ये आरोप लगाए हैं कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी आतंकी है उसमें भारत का कहीं ना कहीं हाथ है। अब ये साफ हो गया है कि भारत की बात सच हो गई है। भारत हमेशा से कहता आया है कि कनाडा सबूत दीजिए। ट्रूडो ने कहा हमारे पास तो सबूत थे ही नहीं, ये तो सब खुफिया जानकारी के मुताबिक चल रहा था। चलिए मेघना, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता भी दी जाएगी। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में पाली को दी जाएगी शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस के बारे में आपको बताया तो बौद्ध धर्म की विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं, हरियाणा को आज मिलने वाला है नायाब तोहफा। जी हां, हरियाणा की नायब सरकार आज पंचकुला में शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और विधानसभा चुनावों में जनता का जनादेश लेकर लौटे सैनी के साथ उनके मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे। नायब सरकार शपथ लेते ही अपने पहले वादे को पूरा करेगी और 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटेगी।
नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की बैठक चंडीगढ़ में होगी। इसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के बाकी सभी नेताओं को भी बुलाया गया है। पीएम मोदी एनडीए के नेताओं और प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सहयोगी दल के नेताओं को संबोधित भी करेंगे। कुल मिलाकर 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री भाजपा के एनडीए सहयोगियों द्वारा शासित है। इस बैठक में विचार विमर्श में राष्ट्रीय विकास के मुद्दों को शामिल करते हुए एक एजेंडा शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनाएगी। सेक्शन 6 के मुताबिक जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं, वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में यह कहा गया है कि 1966 के बाद से पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, से अवैध शरणार्थियों के आने के चलते राज्य का जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ रहा है। राज्य के मूल निवासियों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार ने नागरिकता कानून में 6A जोड़कर अवैध घुसपैठ को कानूनी मंजूरी देती है। याचिकाओं में 6A को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की गई है। और अब खबर कैबिनेट के अहम फैसलों से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम की अध्यक्षता में अहम फैसले पर मोहर लगाते हुए 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद गेहूं का एमएसपी 150 रुपए बढ़कर 2,275 रुपए से 2,425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि सरसों का एमएसपी 300 रुपए बढ़ाकर 5,950 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि चने का एमएसपी 210 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को किसानों के हित में बताया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल गेहूं, चना, सरसों समेत अन्य फसलों की एमएसपी इसमें बढ़ाई गई है। इन मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने केंद्रीय कृषि मंत्री से खास बातचीत की है। किसानों को लेकर मोदी सरकार हर दिन एक से बढ़कर एक बड़े फैसले ले रही है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे बात करते हैं। शिवराज जी, सवाल ये है कि जो किसानों को लेकर लगातार आप लोग एक से बढ़कर एक फैसले ले रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार ने रबी की बोनी के पहले 6 जो रबी की प्रमुख फसलें हैं, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आज उनकी एमएसपी घोषित कर दी। गेहूं अब 2425 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा, 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया पिछले साल से। गेहूं के साथ जौ 130 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया, 1980 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। चना अब 5,650 रुपया क्विंटल किसान से खरीदेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 210 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। और वैसे ही मसूर 6,700 रुपये प्रति क्विंटल, इस पर 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। किसान को दाम मिलेंगे 6,700 रुपये प्रति क्विंटल। और सरसों और रेपसीड पर तो अब दाम मिलेंगे 5,950 रुपया प्रति क्विंटल, 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। और कुसुम पर 5,940 रुपया क्विंटल अब कुसुम का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, 140 रुपया क्विंटल बढ़ाया है। तो जो 6 प्रमुख फसलें हैं उनकी एमएसपी बढ़ाई है। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं बढ़ाती थी, न समय पर घोषित करती थी, न समय पर खरीदती थी। लेकिन किसानों की सरकार है जो किसानों के हित में निरंतर काम कर रही है। गांव में किसान दूध पैदा करता है, भाव से सस्ता खरीदते हैं। दिल्ली आई, मुंबई आई, सब्जी बहुत महंगी बिकती है। ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट के कारण किसान ट्रकों में भर के ला नहीं पाता। इसलिए अभी ये फैसला लिया गया है कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार के सहयोग से किसानों को ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, खर्चा है, हम वो देने का काम करेंगे ताकि किसान को ठीक रेट
मिल सके। देखिए 14 में तो केवल 1400 रुपया कुंटल देती थी कांग्रेस की सरकार गेहूं के। ये मोदी जी की सरकार जो 2425 रुपया कुंटल देगी। 14 में 1100 रुपया कुंटल जो बिकता था वो 1980 रुपया कुंटल बिकेगा। कांग्रेस की सरकार में 3100 रुपया कुंटल चना बिकता था, अब 5650 रुपया कुंटल बिकेगा। मसूर केवल 2950 रुपया कुंटल थी, वो अब 6700 रुपया प्रति कुंटल बिकेगी। रेपसीड और सरसों 3050 रुपया कुंटल रेट होते थे, अब 5950 रुपया प्रति कुंटल होंगे। और कुसुम जिसके जो 3000 रुपया प्रति कुंटल बिकती थी, अब 5940 रुपया कुंटल बिकेगी। तो ये अंतर ही तो है, जमीन और आसमान का अंतर। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं पंजाब और पंचकुला के किसानों ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। ये बेनती करदा कि जो अज केंद्र सरकार ने कणक का रेट 150 रुपया प्रति क्विंटल वाधा किया, ते सरों तिलों दे विच 300 रुपया प्रति क्विंटल, ते दालां दे विच जो 275 रुपये प्रति क्विंटल वाधा किया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ किसान खुशहाल होएगा। भारत सरकार द्वारा हाड़ी की फसलों पर जैसे कनक पर 150 रुपये प्रति क्विंटल, चने पर 210 रुपये, सरसों पर 300 रुपये और ऐसे जौ, सूरजमुखी वगैरह फसलों पर MSP में वाधा किया गया है, उसकी मैं भारत सरकार की शलाघा करता हूँ। किसानों के लिए मतलब फसलों में बढ़ोतरी की है ना, कि जैसे सूरजमुखी होगी, गेहूँ होगी, सरसों में, इसको सभी किसानों को लाभ मिलेगा। इसके चलते सभी किसानों का फायदा होगा। गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया ना, ये 150 रुपया गेहूँ का, 300 रुपये इसका सरसों का, 140 रुपये इसके सनफ्लावर के। बहुत बढ़िया करे। ये हमारे इलाके में बस तीनों फसलें होती है और नहीं, बढ़िया किया सरकार का धन्यवाद। केंद्र सरकार ने फसलों पर MSP बढ़ाकर बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर की बेटी हूँ। मेरे पिताजी भी फसल का काम करते हैं और दिवाली के समय ये MSP बढ़ाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि इससे बहुत हमारी अच्छी कमाई होगी। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कल कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी ने। हम लोग धर्मतला, जिसे आप एस्प्लेनेड के नाम से जानते हैं, जहां पे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं डॉक्टर पिछले 12 दिनों से, यही जगह को चुना गया है इस भूख हड़ताल की असली जगह के हिसाब से, क्योंकि यहीं से लोग नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ या वेस्ट से ईस्ट लोगों का आवाजाही चलता रहता है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि आमरण अनशन, बांग्ला में लिखा हुआ है भूख हड़ताल मरते दम तक, और काफ़ी सारे यहाँ पे स्लोगन लिखा गया है डॉक्टर की तरफ से। ये जो आप देख पा रहे हैं, इस जगह पे ये लोग पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल पर है। अभी करीब 6 भूख हड़ताली जो डॉक्टर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे बाकी लोग हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं कि सीने पर एक लगा हुआ है अनशनकारी, मतलब जिन्होंने अनशन कर रही हैं, इनका जो वाइटल्स है ये हर दिन नीचे जो लिखा है एडमिटेड टू CCU डॉक्टर अनिकेत, डॉक्टर अनुष्टुप, डॉक्टर तनया और डॉक्टर पुलस्तो, और बाकी का जो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, CBG और कीटन बॉडी, ये रेगुलर दिया जा रहा है सुबह शाम। और काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि +2 ये कीटन बॉडी के लिए ये माना जाता है कि खतरे का घंटी। लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन करे तो पूरी तरह से इनका सम्मान करना चाहिए, और जो कुछ भी ज़रूरी है वो जुगाड़ करके देना चाहिए। डॉक्टर शायान हमारे साथ है, हम बात करेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे जो पिछले 12 दिन से चल रहा है, तो उसमें सरकारी तरफ से आप लोगों को कुछ सुविधा दिया गया है कि नहीं? नहीं, एकदम नहीं। मतलब पहला दिन से हम लोग को पुलिस ट्राई कर रहे हैं कि अलग जो भी हम लोग लेके आ रहे हैं सबको बाधा दे रहे हैं, मतलब अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम लोग जब बायो टॉयलेट लेके आ रहे थे वो भी मना कर दिया,
बीच में रोक दिया। फिर जब हम लोग जो टाकिया जब हम लोग सोते हैं जो वो लेके आ रहे थे उसको भी अरेस्ट कर लिया। मतलब वो जो वैन होता है ना उसको लेके उठा के चला गया। मतलब पहला दिन से पुलिस हम लोग को एकदम हेल्प नहीं कर रहे। लाइक मतलब जिसे नॉन कोऑपरेशन के एकदम पूरा नॉन कोऑपरेशन। लाइक जो भी हम लोग कुछ कर रहे हैं हम लोग को पुलिस लाइक दे आर जस्ट रेजिस्टिंग अस। ठीक है, जो कुछ भी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरतें हैं वो सर पूरा कर रहे हैं जो वॉलंटियर्स है या इनके साथ जो साथी है, ये सारे लोग सामान देकर पैसा देकर मदद कर रहे हैं। लेकिन दिल और दिमाग पर जो प्रेशर है वो ये पोल्यूशन के कारण, ये शोर के कारण, ये हॉर्न के कारण काफ़ी ज़्यादा है। प्रसेनजीत बख्शी, धर्मतला, डीडी न्यूज़ के लिए। आज यानी 17 अक्टूबर के दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पर देखिए डीडी न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन उन लोगों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करवाता है जो अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही देश और समाज को गरीबी मुक्त करने की दिशा में हो रहे प्रयासों को भी प्रोत्साहित करता है। 17 अक्टूबर 1987 को अत्यधिक भूख, हिंसा और गरीबी के शिकार लोगों को सम्मानित करने के लिए पेरिस के ट्रोकोडेरो में एक सभा बुलाई गई थी। सभा में एकत्रित हुए नेताओं ने घोषणा की थी कि गरीबी उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। सभी प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पर 1948 में हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। यह मान्यता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गरीबी उन्मूलन और सभी के लिए मानव गरिमा और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के अपने संकल्प को मजबूत करने का आह्वान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार निरंतर गरीबी को समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक शोध पत्र के अनुसार भारत में गरीबी 2011-12 में 21.2% से घटकर 2022 से 24 के दौरान 8.5% होने का अनुमान है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा गरीबी को समाप्त करने और बेहतर समाज बनाने की दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में मुख्य है उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना व प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इस साल के गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलजुल कर कार्य करना। इस वर्ष गरीबी के छिपे हुए आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, विशेष रूप से उन सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहारों पर जो गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों को झेलने पड़ते हैं। सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण यह दिन आह्वान करता है कि सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करके समाज के सभी सक्षम लोग न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज की दिशा में कार्य करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। आज पूरे देश में महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। वाल्मीकि जयंती पर देखिए डीडी न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। ऋषि वाल्मीकि, जिन्हें पौराणिक भारतीय महाकाव्य रामायण लिखने का श्रेय जाता है, इनके जन्मदिन को वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। हिंदू परंपरा में वाल्मीकि को सबसे महान कवियों और ऋषियों में से एक माना जाता है। उनकी रचनाओं में से एक रामायण भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भक्त हनुमान की कहानी बताती है। रत्नाकर जी नारद मुनि के संपर्क में आए। नारद मुनि ने उन्हें दीक्षा दी। उस दीक्षा के बाद नारद मुनि के कहने पर रत्नाकर जी ने कठोर तपस्या आरंभ किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि पूरे शरीर पर चींटियों ने बाँ बना ली। इसी वजह से उनका नाम रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि के रूप में विख्यात हुआ। यह दिन रामायण की कविताओं का पाठ करने और महाकाव्य के द्वारा सिखाए गए पाठों और आदर्शों पर विचार करने का दिन है। यह ज्ञान, नैतिकता और रामायण के द्वारा सिखाए गए शाश्वत पाठों का उत्सव है। राम जी इस धरामंडल पर बहुत आराध्य हैं और उन आराध्य को अवतरित करने वाले भगवान महर्षि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने रामायण इतना बड़ा महाकाव्य लिखा। इस
कार्यक्रम को वाल्मीकि प्रकट दिवस को के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक लाल किले से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर इस राष्ट्रीय वाल्मीकि मंदिर पर संपन्न होती है। शोभा यात्रा में बहुत सारे श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए आते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा को यहाँ समर्पित करते हैं। ऋषि वाल्मीकि के जन्म और मृत्यु की सही तिथियां ज्ञात हैं और वे विभिन्न स्रोतों के अनुसार अलग अलग हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में त्रेता युग 4 अवधियों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि इसी समय रहते थे। यहाँ मंदिर पर इस उपलक्ष्य में सर्वधर्म संभाव सभा होती है, जिसमें सभी धर्मों के धर्माचार्य भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं और ये अपने अपनों मतों को मानते हुए मानव जीवन के लिए एक संदेश देते हैं कि सभी धर्म एक हैं, हम मिलकर एक सभी जो है ना उन धर्मों का प्रतिपालन करेंगे तो प्यार प्रेम से रह पाएंगे, अपनत्व से रह पाएंगे, हमारी जो विषमताएं वो दूर हो पाएंगी। ऐतिहासिक और पौराणिक परंपराओं के अनुसार वाल्मीकि के कई हजार साल पहले रहने का दावा किया जाता है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियां, विशेष रूप से रामायण की रचना, अभी भी हिंदू संस्कृति में अत्यधिक सम्मानित है। भले ही सटीक तिथियां ज्ञात हो, हिंदू कैलेंडर के अश्विन महीने में पूर्णिमा के दिन वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, जिसका अपना एक अलग ही महत्व है। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की अहम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।